प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज के सत्र में हम कोशिका, जो कि जीव की मूलभूत इकाई है, इसके अध्ययन को जारी रखते हुए यूकैरियोट की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त जैसा प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक, आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना भी मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आइए आज हम यूकैरियोटिक कोशिका के अध्ययन को जारी रखते हुए इस क्रम में पादप कोशिका व जंतु कोशिका की संरचना को जानेंगे तथा इनकी संरचना में मूलभूत अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। साथ ही यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न अंगकों जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि की संरचना व कार्यों को जानेंगे। आज के सत्र में हमारे अधिगम उद्देश्य इस प्रकार रहेंगे। पादप कोशिका व जंतु कोशिका की संरचना का चित्रांकन व नामांकन करना तथा इनकी संरचना में मूलभूत अंतर को स्पष्ट करना। कोशिकीय अंगक कोशिका झिल्ली की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करना। सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित कोशिका झिल्ली के तरल किरमीर नमूना का सचित्र वर्णन करना। कोशिका भित्ति, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी आदि कोशिकीय अंगकों की संरचना का सचित्र वर्णन करना। छात्रों, आप में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को हम चाहते हैं कि आप दैनिक जीवन में सहसंबंध स्थापित करने में और अनुप्रयोग में लाने में सक्षम हों। विद्यार्थियों, क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी ही हैं? चलिए ये जानने के लिए हम पादप व प्राणी कोशिका का अध्ययन करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर इस चित्र को भली भांति देखिए। यह एक पादप कोशिका का चित्र है। कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहरी ओर पाई जाती है। कोशिका भित्ति के भीतर की ओर एक पतली झिल्ली है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु, पादप व सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के भीतरी ओर कोशिका द्रव्य होता है जिसमें सभी कोशिकीय अंग जैसे केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी और लवक आदि कोशिका अंगक पाए जाते हैं। अब हम प्राणी कोशिका के चित्र का अवलोकन करते हैं। देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि प्राणी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली है तथा भीतर कोशिका द्रव्य में केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और तारकाय आदि कोशिका अंगक उपस्थित हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी प्राणी कोशिका में अनुपस्थित है। अब हम दोनों चित्रों के अवलोकन के बाद पादप कोशिका व प्राणी कोशिका में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अतः अब हम कह सकते हैं कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का विस्तृत आरंभ करते हैं। विद्यार्थियों, वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है।
इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य की रुधिराणु, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसमें लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के लिए आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन कोशिका झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सन 1972 में सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे तरल किरमीर नमूना के रूप में या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आप इस तरल किरमीर नमूना के चित्र को ध्यान से देखिए। सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित तरल किरमीर नमूना, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। अब हम कोशिका झिल्ली के कार्यों को समझते हैं। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण है, जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रवण, एंडोसाइटोसिस, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में ये महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर के परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन या पोटेशियम आयन पंप। विद्यार्थियों, आपको स्मरण होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध भी प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है, और इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु अर्थात प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंदर रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं, हरितलवक व पैरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाय कहा गया। इस चित्र में देखिए, गोल्जिकाय बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे हम जालिकाय कहते हैं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होती है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रव्य जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतर्द्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांसलेशन से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं। पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को
रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं, ये भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीव द्रव्य कला चयनित पारगम्य होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी होती है। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। अंतर्द्रव्य जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्जिकाय झिल्ली युक्त अंगक हैं जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्रवण संविष्ट होता है, जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए हम आपको कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दे रहे हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में अवश्य करिएगा। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, प्राणी कोशिका की संरचना व इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न, सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित कोशिका झिल्ली के तरल किरमीर नमूना का सचित्र और नामांकित वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न है, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी की संरचना व कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र को हम इस आशा के साथ विराम की ओर ले जा रहे हैं कि आप प्रसन्न मन से स्वाध्याय करते रहेंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।